हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 8 का मैथ का अध्याय 2 का तीसरा वीडियो है, यानी पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 के छठा प्रश्न से लेकर 10वें प्रश्न तक को हल करेंगे। ठीक है। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को हल कर दिए हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और छठे प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है। तो देखिए, छठा प्रश्न है बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपये है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। देखिए, बिल्लू नाम का एक लड़का है जिसके पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं और वह सिक्का कुल 160 है। ठीक है। 160 सिक्के में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये है। हम लोग को बताना है कि 1 रुपये के और 5 रुपये, 1 रुपये के और 2 रुपये के और 5 रुपये के कितने कितने सिक्के हैं, ये हमको बताना है। प्रश्न में यही पूछ रहा है। ठीक है। तो देखिए, हम लोग को 1 रुपये के सिक्कों को पता है कि कितना है, ना 2 रुपये के सिक्के कितने हैं ये भी नहीं पता है, ना 5 रुपये के सिक्के कितने हैं नहीं पता है। केवल और केवल पता है कि कुल सिक्का 160 है। ठीक है। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, चर मान लेंगे। इन सभी सिक्कों को चर मान लेंगे। चर मतलब आप लोग को हम पहले ही बताए थे कि एक्स, वाई, जेड ये सब क्या है, चर हैं। तो इन्हीं में से हम किसी एक को मानेंगे और मानकर उसको हल करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। देखिए, छठा का हल आप लोग सबसे पहले ब्लैक पेन से प्रश्न को लिखिएगा, उसके बाद हल लिखिएगा। ठीक है। हम डायरेक्ट हल लिख दे रहे हैं, नहीं तो प्रश्न लिखेंगे फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग प्रश्न को हल करिएगा तो सबसे पहले लिखिएगा माना कि 5 रुपये 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर, हम लोग क्या मान लेंगे, चर। इसमें से किसी एक को मान लेना है, एक्स वाई जेड, किसी एक को इन तीनों में से मान लेना है, या फिर ए बी सी डी बीच में से भी आप मान सकते हैं। ठीक है। हम चर क्या होता है आपको पहले ही बताए हैं, पार्ट 1 वीडियो। अगर आप लोग इस अध्याय के पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को चर में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। और इन सभी का मान बदलता रहता है। ये जो चर होते हैं इनका मान चलता रहता है, यानी बदलता रहता है। ठीक है। तो अगर आप लोग उन सभी वीडियो को नहीं देखे, पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं, या फिर हम एक ठो व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पे मैसेज करके उन सभी वीडियो का लिंक लेकर देख सकते हैं। ठीक है। नंबर है 725505 725505 ठीक है। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, तो आप लोग को उन सभी वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है। आप लोग यहाँ से भी वीडियो का लिंक लेकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, इस प्रश्न में हम बता रहे थे कि हम लोग क्या करेंगे कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x मान लेंगे। टोटल सिक्का 160 है। 1 और 2 और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हम लोग को निकालना है, तो हम लोग 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को x मान लेंगे, यानी चर मान लेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर 2 रुपये के सिक्कों को भी निकालना है और 1 रुपये के सिक्कों को भी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है,
ये जो 5 रुपए का सिक्का कितना है, x गो है, तो x का तिगुना होगा 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। यहाँ पे लिखिएगा 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर क्या मानेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रश्न में ही बता दिया है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। यानी 5 रुपए के सिक्का में जो 5 रुपए का सिक्का है इसमें आप लोग 3 से गुना कीजिएगा, 3 से गुना कीजिएगा, सॉरी 5 रुपए का सिक्का है 100 गो, तो इसमें आप लोग 3 से गुना कीजिएगा, वही 2 रुपए के सिक्कों की संख्या होगा। यानी जब 3 से x में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3x, यानी 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है, 3x है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को 1 रुपए के सिक्कों की भी संख्या निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर, तो यहाँ पे लिखिएगा तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारे पास सिक्का कितना है, टोटल कुल सिक्का है 160, जिसमें से 1 गो सिक्का क्या है, 1 गो सिक्का 5 का है और 3x सिक्का 2 का है। तो हमको बताना है कि 1 रुपए का सिक्का कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हम लोग 160 में से घटा लेंगे। ठीक है, यानी इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3x करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, 3x में एगो x जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और ये 4x सिक्का जो है वो हम लोग 160 में से निकाल देंगे। जैसे कि अगर आपसे हम कहें कि 10 रुपए का, सॉरी देखिए 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपए का कुल 10 सिक्का है, यानी 160 के स्थान पर अगर हम 10 बोल दें और जिसमें से 5 रुपए का सिक्का कितना है, 4 गो है, और 2 रुपए का सिक्का कितना है, 3 गो है। ठीक, तो आपको बताना है कि 1 रुपए का सिक्का कितना है, तो आप लोग कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 4 और 3 को जोड़ देंगे, यानी 5 रुपए के सिक्कों की संख्या और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या को जोड़ देंगे, 4 प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, और इस 7 को निकल गया। तो अब हम लोग टोटल जो सिक्का है यानी 10 गो सिक्का है इसमें से हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी हमें इससे पता चला कि 3 गो जो बचा हुआ सिक्का है वह 1 का है। ठीक है, और इस पूरे सिक्कों को यानी 5 रुपए के सिक्कों की संख्या और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या और 1 रुपए के जो हम लोग यहाँ पे निकालें, इन सभी को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। देखिए कैसे, 4 प्लस 3 जोड़िए तो 3 3 6 और 4 10 आ गया, यानी टोटल सिक्का 10 गो है, जिसमें 4 गो 5 का है और 3 गो 2 का है और 3 गो 1 का भी है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 से, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x है, तो हम लोग को 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे किए कि 4 रुपये 5 रुपये और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हम लोग को पता था, तो हम लोग क्या किए, दोनों को जोड़ दिए और जोड़ने के बाद जो आया उसको हमने टोटल सिक्का में से घटा लिए। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे करेंगे कि 3x में 1x जोड़ देंगे, यानी 5 रुपए के सिक्कों की संख्या और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या को जोड़ेंगे और टोटल सिक्का 160 है उसमें से निकाल देंगे, यानी घटा देंगे, तो बचा हुआ सभी सिक्का 1 ही का होगा। बचा हुआ सिक्का 1 ही का ना होगा जी, 5 रुपए का 1 गो है, 2 रुपए का 3x है, ये हमको पता है। तो इसके अलावा जो सिक्का बचेगा 160 में से वो सभी 1 ही रुपए का होगा। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो 160 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे। ठीक है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा 160 और माइनस इन दोनों को जोड़े हैं तो कितना आया है, 4x, तो लिख दीजिएगा 4x। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। इतना करने के बाद आपको नीचे लिखना है प्रश्नानुसार। ठीक है,
और प्रश्न में एक बात और यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे लिखा है सिक्कों 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपए है। अब ये मूल्य क्या होता है तो समझिए यहाँ पे, जैसे सिक्का, टोटल सिक्का है 160, इसको कैसे काउंट करके लिखा गया है, जैसे यहाँ पे 5 का एक सिक्का है, फिर 5 का एक सिक्का है, फिर 5 का एक सिक्का है, फिर 5 का एक सिक्का, यानी ये 4 गो सिक्का है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके लिखेंगे, यानी कितना सिक्का है 4 गो सिक्का है। और मूल्य कहने का मतलब यानी इसी 4 गो सिक्का का मूल्य निकालना होगा। तो देखिए 5 रुपया, ये 5 रुपया, ये 5 रुपया, ये 5 रुपया, टोटल कितना रुपया हो गया 20 रुपया। यानी जो ये 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये का सिक्का है, इन सभी का मूल्य 300 रुपये है। शायद आप समझ रहे हैं। एक बार और यहाँ पे देखिए, जैसे 1 रुपये का सिक्का यहाँ पे है, फिर 1 रुपये का सिक्का है, फिर 2 रुपये का सिक्का है, फिर 5 रुपये का सिक्का है, फिर 1 रुपये का सिक्का है, फिर 5 रुपये का सिक्का है। ऐसे करके अगर इसको ऐसे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 तो 6 हुआ। यानी देखिए 5 का सिक्का है, फिर भी इसको एक ही गिनेंगे, ये 1 का सिक्का है इसको एक गिनेंगे, ये 5 का सिक्का है इसको भी एक गिनेंगे। ऐसे अगर काउंट किया जाए तो 160 है, ठीक। लेकिन इनका मूल्य निकाला जाए कि यह 5 रुपये का सिक्का है तो 5 ही रुपया, 1 रुपया का है तो 1 ही रुपया, यानी 5 1 6, फिर 5 कितना हुआ 5 1 6 और फिर 5 11, 11 2 12 13, फिर 14, फिर 15, ऐसे करके कितना हो गया 15। यह इसका मूल्य हो गया 15, इसका मूल्य है और इसका संख्या 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 और 5 रुपये के सिक्कों का संख्या 160 है और जिनका कुल मूल्य 300 रुपये है। मूल्य मतलब आप लोग समझ गए कि वह कितना रुपए के बराबर है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यह जो 1 गो सिक्का है और यह 3 एक सिक्का है और यह 60 माइनस 4 एक सिक्का है, इन सभी का मूल्य अलग अलग हम लोग निकालेंगे, ठीक है। टोटल मूल्य तो हम लोग को पता है कि 300 है, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का टोटल मूल्य 300 रुपये है। लेकिन अब हम लोग अलग अलग करके निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो अगर हम आपसे, अगर आपको यहाँ पे हम दे दें, जैसे बोलें कि यहाँ पे देखिए 5 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपये, तो इसका मूल्य निकालना होगा। तो आप कैसे कीजिएगा, यह कितना रुपया है यह पता करना होगा। तो कैसे कीजिएगा, तो आप इन सभी को आपस में जोड़ दीजिएगा, यानी 5 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया कितना हो गया 20 रुपया के बराबर हो गया, ठीक। इसका एक और तरीका है कि 5 रुपये का यह सिक्का है, कितना रुपये का है 5 रुपये का यह सिक्का है, तो 5 लिख दीजिए और इसका संख्या कितना है 1 2 3 4, तो इसमें हम लोग 4 से गुना कर देंगे, यानी 5 चौके के 20 रुपये निकल गया। ऐसे आप जोड़ भी सकते हैं, जोड़िएगा तो 20 आ गया, गुना कीजिएगा फिर भी 20 आ गया, ठीक है। तो यह 2 तरीका है इसके मूल्य को निकालने का, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको, और अब हम लोग क्या करेंगे कि 5 रुपये और 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य निकालेंगे, ठीक है, गुना करके इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, यह शॉर्ट में हो जाएगा, ठीक है। केवल इसमें लिखना है कि 5 रुपये कितना सिक्का है और 5 रुपये का, इसमें केवल लिखना है कि 5 रुपये का सिक्का है तो 5 लिख दीजिए और कितना है उतना से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये आसान है, इस तरीके से हम इन सभी को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है 100 गो है। क्या निकालना हमको 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 5 लिखिए और सिक्कों की संख्या कितना है 100 गो है, तो 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है। और गुना को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिख दिए, ये भी गुना में आएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x है, तो कितना रुपये के बराबर होगा यह निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 2 ही में 3x से गुना कर देंगे, ठीक है। और गुना को आप लोग यहाँ पे गुना करके भी लिख सकते हैं या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बाद में हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसका भी मूल्य निकालना हो तो कै रुपये का सिक्का है 1 रुपये का और कितना है तो 160 माइनस 4x है
और यह गुना को ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ये 1 से। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे अब हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी को जोड़ेंगे तो ये टोटल सिक्काओं के मूल्य के बराबर आएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना है, तो 5 गुने x, 5 गुने x, यह गुना का चिन्ह है, ये ब्रैकेट मतलब गुना हो गया, ठीक है, प्लस इस मूल्य को और इस मूल्य को जोड़ेंगे यानी 2 गुने 3x, यह किसका मूल्य है, 2 गुने 3x, तो इसका मूल्य है 2 रुपए के सिक्कों का। फिर प्लस फिर 1 गुने 160 माइनस 4x, ये किसका मूल्य है, तो यह 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य है, ठीक है। और 5 रुपए के सिक्कों के मूल्य, 2 रुपए सिक्कों के मूल्य और 1 रुपए के सिक्कों के मूल्य को जब हम लोग जोड़ेंगे तो वह टोटल सिक्कों के मूल्य के बराबर आएगा। टोटल सिक्का का मूल्य कितना है, 300 रुपए, ठीक है, 300 रुपए है। यहाँ पे अगर आप लोग नहीं समझे तो एक उदाहरण हम आपको यहाँ पे देंगे। यहाँ पे समझिए कि अगर 10 गो सिक्का रहेगा, ठीक है, और 10 गो सिक्का का मूल्य कितना है, 10 गो सिक्का का मूल्य 29 रुपए है, और इन 10 गो सिक्का में 5 रुपए का सिक्का, ये देखिए 5 रुपए का सिक्का है, और ये 2 रुपए का सिक्का है, और ये 1 रुपए का सिक्का है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है, 4 गो है, और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3 गो है, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 3 गो है, तब ना टोटल 10 गो सिक्का है जी। 4 गो, 3 गो, 7 गो और 3 गो 10 गो, 10 गो सिक्का है, जिसमें 5 रुपए का 4 गो सिक्का है, 2 रुपए का 3 गो सिक्का है, और 1 रुपए का भी 3 गो सिक्का है, और टोटल सिक्का 10 गो है, और इनका मूल्य 29 रुपए है, यानी 10 सिक्का का मूल्य 29 रुपया है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग मूल्य निकालेंगे, फिर भी 29 गो आएगा। देखिए हम करके देखते हैं। तो देखिए 5 में 5 गो सिक्का है, सॉरी 5 का सिक्का है, और कई गो है, 4 गो है, तो 5 में हम लोग 4 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 20 गो आ गया। अब 2 रुपए का सिक्का 3 गो है, तो 2 में हम लोग 3 से गुना करेंगे, कितना आ गया, 3 दूनी 6 गो आ गया। और 1 रुपए का सिक्का 3 गो है, तो 1 में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 3 आ गया। अब देखिए 20, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो वह 29 के बराबर आएगा। 20 प्लस 6 प्लस 3 करेंगे तो यह 29 हो जाएगा। देखिए 20, 6, 26 और 3 29। तो हम लोग यहाँ से यह समझें कि यह 10 सिक्का का मूल्य 29 रुपये है, और 10 सिक्का में 5 का भी सिक्का है, 2 का भी सिक्का है और 1 का भी सिक्का है। तो इन सभी का हम लोगों ने अलग अलग मूल्य निकाला और जोड़ा तो टोटल सिक्का के बराबर हुआ। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे इन सभी 5 रुपये और 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य हमने यहाँ पे अलग अलग निकाल के जोड़ा है, जोड़े हैं ना। 5x को मूल्य है 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य 2 गुने 3x है, 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य 1 गुने 160 माइनस 4x है 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य, और सभी को जोड़े तो टोटल सिक्कों का मूल्य यानी 160 सिक्कों के मूल्य के बराबर आ गया। देखिए अगर यहाँ पे x नहीं रहता, कोई संख्या रहता, तो मूल्य जैसे होता है 20, 15 ऐसे करके आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, यह x है इसलिए यहाँ पे मूल्य नहीं निकला है, इसलिए हम लोग इसको गुना अभी किए नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ तक शायद आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे इसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आप लोग या का चिन्ह दीजिएगा, और देखिए 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5x प्लस 2 में 3x से गुना कीजिएगा तो संख्या में गुना हो जाएगा, यानी 2 3 6x हो जाएगा। फिर प्लस फिर 1 में 160 से गुना कीजिएगा तो 160 ही, 1 में 4x से गुना कीजिएगा तो 4x ही हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, बराबर 300। फिर या का चिन्ह दीजिएगा आप लोग, और x वालों को एक साइड और जिसके साथ x नहीं है उसको एक साइड करेंगे, यानी 5x प्लस 6x और माइनस का ये 4x, और यह उठ के इधर चला जाएगा
तो इधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, इधर का चिन्ह प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में 160। ठीक है, फिर यहाँ का चिन्ह अब हम लोग जोड़ेंगे। देखिए ये 5x और 6x कितना हो जाएगा 11x, और ये माइनस में है तो घटाएंगे इसको। ठीक है, और देखिए 300 में से आप लोग 160 को घटाइएगा तो 140 आएगा। ठीक है, फिर या का चिन्ह, और 11x में से 4x को घटाइएगा, 11x में से 4x को घटाइएगा तो 7x होगा, फिर बराबर 140, फिर या का चिन्ह, और देखिए इस x के साथ यह 7 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, यानी x बराबर 140 भागे 7, 140/7, और यह कटेगा 20 बेर में 7 से, यानी x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से इसका इन सभी सीकों का मान आराम से निकाल सकते हैं। यह 20 जो आया है x का मान, अब जहाँ जहाँ हम लोग x माने हैं वहाँ वहाँ पे हम लोग 20 का मान रख देंगे। ठीक है, इससे संख्या निकल जाएगा सीकों का। देखिए अब इसके आगे हम लोग कैसे हल करेंगे, तो इसके आगे आप लोग को लिखना है अतः, और लिखिएगा 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर, क्या हम लोग माने हैं x, और x किसके बराबर है 20 के, तो अब हम लोग x के स्थान पर 20 रख देंगे। ठीक है, यानी 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है 20 गो है। ठीक, उसके बाद 2 रुपये के भी निकालना है और 1 रुपये का भी निकालना है, तो इसके आगे लिखेंगे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर, क्या माने हैं 3x। 3x कहने का मतलब कि 3 और गुना x। ठीक है, 3 और गुना x, गुना में x है। ठीक है, और x का मान कितना है, x का मान 20 है, तो अब हम लोग लिखेंगे 3 गुने 20, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा 3 गुने 20 और गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, 20 में जब 3 से गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है 60 हुए है। उसके आगे लिखिएगा तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हम लोग क्या माने थे, हम लोग माने थे कि 160 माइनस 4x, तो यहाँ पर लिखेंगे 160 माइनस 4 गुने, गुना में x है, ऐसे हम यहाँ पे लिखे हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं 160 माइनस 4x, x इसके साथ क्योंकि में गुना में है, और x के स्थान पर हम लोग 20 का मान रखेंगे। 20 निकल गया है x का मान, x का मान 20 आ गया है, तो x के स्थान पर हम लोग 20 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 4 में 20 से गुना कीजिएगा, 20 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 160 में से 80 को घटाइएगा तो फिर 80 आएगा। यानी यहाँ पे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 हुआ, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 60 हुआ, और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 80 हुआ। ठीक है, और देखिए इन सभी सिक्कों को जोड़िएगा, यहाँ पे संख्या जो आप निकालें, यहाँ पे टोटल संख्या कितना आ गया, देखिए 20 को आया, और 2 रुपये का 60 को आया, और 1 रुपये का 80 को आया। इन सभी को जोड़िएगा तो टोटल सिक्का कितना था 160, उसके बराबर आ जाएगा। देखिए 0 0 0 तो 0 हो जाएगा, और 2 और 6 8 होगा, फिर 8 16 हो जाएगा, 160 आया। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा था कि इन सभी सिक्कों की संख्या 160 है और जिसका मूल्य 300 है, और मूल्य अलग अलग निकाल के जोड़िएगा तो भी वह 300 के बराबर आएगा। ठीक है, देखिए एक बार निकाल के हम जोड़ दे रहे हैं। जैसे 20 गो सिक्का है 5 रुपये का, तो 20 गुने 5 कितना हुआ, 5 दूनी 10, यानी 100 रुपया ही हो गया। उसके बाद देखिए 2 रुपये का सिक्का कितना है 60 गो, यानी 60 गुने 2 कीजिएगा तो 6 दूनी 12, 120 रुपये ही हो गया। फिर 1 रुपये का सिक्का 80 गो है, तो 1 रुपये का सिक्का 80 गो तो 80 रुपये के बराबर होगा।
उसके बाद इन सभी को जोड़िएगा तो यह 300 के बराबर आएगा। देखिए जोड़ दे रहे हैं, 0 में 0, 0 में 0 जोड़िएगा तो 0 में 0 जोड़िएगा, फिर 0 जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 0 में 2 जोड़िएगा तो 2, और 8 में 2 जोड़िएगा तो 0 में 2 जोड़िएगा तो 2, और 2 में 8 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। 10 का 0 हाथ में 1, और 1 1 2, और एक हार्सिल कितना हो जाएगा 3, 300 आ गया। तो यही प्रश्न में लिखा हुआ था और हम लोग को संख्या निकालना था। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न को। तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, और इस प्रश्न को एक बार आप लोग और देख लीजिएगा। यह प्रश्न कठिन होता है, इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न कठिन होते हैं। तो आप लोग को एक बार और वीडियो को देखना है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग 7वें प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो 7वां प्रश्न है, देखिए 7वां प्रश्न है, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। देखिए जो पिता है वह अपने संतान के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है। वह बराबर बंटवारा नहीं किया है, 1:2:3 के अनुपात में बंटवारा किया है। ठीक है, मतलब अलग अलग हिस्सा दिया है, बराबर किसी को नहीं दिया है। ठीक है, और हम लोग को बताना है कि उन संतानों के बीच कितना कितना हिस्सा आया। देखिए ऐसे रियल में नहीं होता है, कोई भी पिता होता है वह अपने संतानों के बीच बराबर बराबर संपत्ति को बांटता है। लेकिन ये प्रश्न है, प्रश्न में बताया है कि वह पिता 1:2:3 के अनुपात में अनुपात में बंटवारा किया है, बराबर नहीं किया है। और हम लोग को ये बताना है कि उसके संतानों को कितना कितना संपत्ति मिला है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो देखिए अनुपात यहाँ पे लिखा है, और अनुपात को कैसे लिखा जाता है, किसी न किसी संख्या से भाग देकर। ठीक है, तो इसमें हम लोग उसी संख्या से गुना करेंगे जिससे भाग दिया गया होगा। जैसे यहाँ पे समझिए कि अगर 50 रुपये, 100 रुपये और 150 रुपये कहीं है, तो इसका अनुपात लिखना हो तो हम लोग वैसी संख्या से भाग देंगे जिसमें तीनों से लग जाए। तो तीनों से किस में लग सकता है जी, 50 से। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 50 तिहाई 300, और इसको हम लोग अनुपात में लिख देंगे। अनुपात लगा के लिख दिए तो क्या हो गया, अनुपात में बदल दिए। फिर अनुपात से हम लोग को इन सभी संख्याओं में बदलना होगा, तो कैसे बदलेंगे, तो फिर इसी में हम लोग जिससे भाग दिए हैं उसी से गुना कर देंगे। किससे भाग दिए हैं जी, तो 50 से। तो एक बेर 1 में गुना करेंगे 50 से, एक बेर 2 में गुना करेंगे 50 से, एक बेर 3 में गुना करेंगे 50 से, तो 50 ही होगा। 50 दूनी यहाँ पे 100 हो जाएगा, फिर 50 तिहाई 150 हो जाएगा। तो सभी संख्या यहाँ पे निकल के चला आया। या इससे हम लोग को यह समझ में आया कि किसी भी संख्या को अनुपात में बदलने के लिए किसी न किसी संख्या से भाग देकर उसका अनुपात लिखा जाता है, यानी उसको अनुपात में बदला जाता है। ठीक, तो इसके संतानों को संपत्ति को भी, इसके संतानों को जितना जितना संपत्ति मिला होगा उसका अनुपात लिखा गया है, तो किसी न किसी संख्या से भाग दिया गया होगा। और फिर से हम लोग को संपत्ति अनुपात से संपत्ति को निकालना है, तो उसी संख्या से गुना करेंगे जिससे हम लोग भाग दिए हैं, भाग देकर अनुपात में बदले हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पे वो संख्या नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से ही गुना कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न इसके पहले वीडियो में बताए थे, यानी 5वां नंबर प्रश्न इसी प्रकार था। देखिए अनुपात में था। तो अगर आप लोग को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग पिछला वीडियो एक बार देखिएगा, तो आप लोग अनुपात को संख्या में और संख्या को अनुपात में कैसे बदलते हैं आप लोग सीख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बाकी हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो फिर से आप लोग पूरे प्रश्न को लिखिएगा, उसके बाद हल को लिखिएगा। हम डायरेक्ट हल को लिख रहे हैं। लिखिएगा, माना कि पहले संतान की हिस्सा बराबर,
इसमें से किसी को भी पहला संतान आप मान सकते, पहले को पहले मानिए, ठीक है। और इसको अनुपात में बदला है तो उसको हिस्सा निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस संख्या से इसमें भाग देकर अनुपात में बदला गया है उसी संख्या से इसमें हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अनुपात में हम लोग बदल दिए, इस 50, 100 और 150 को अनुपात में बदल के यहाँ पे लिख दिए, इन सभी का अनुपात यहाँ पे लिखें। फिर से अनुपात से हम लोग संख्या में बदले तो क्या किए, उसी से गुना किए जिससे भाग दिए थे। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को यही नहीं पता है कि किससे भाग देकर इसको अनुपात में बदला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे सभी प्रश्नों में किया, x मान रहे थे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी x मान लेंगे, यानी उस संख्या को x मान लेंगे जिससे इसमें भाग दिया गया है, ठीक है, और उससे गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग 1 से गुना करेंगे तो गुना करने के बाद यह 1x बन जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 1x। उसके बाद लिखेंगे दूसरे संतान की हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, दूसरे संतान के यानी 2x, 2 गुने x, ठीक है। 2 गुने ऐसे किए x और इसको गुना किए तो 2x हो गया, ठीक। उसके बाद लिखिएगा तथा तीसरे संतान की हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, तीसरा संतान को इसको मान लीजिए 3 को, और 3 में हम लोग फिर से उसी संख्या से गुना कर देंगे, यानी x से ही गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3x। अब यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि पहले संतान की हिस्सा 1x है, दूसरे संतान की हिस्सा 2x है, और तीसरे संतान की हिस्सा 3x है, ठीक है। अब हम लोग x का मान निकालेंगे कि x का मान क्या है, समीकरण बनाएंगे और x का मान निकालेंगे। तो उसके आगे लिखिएगा प्रश्नानुसार, और प्रश्न में देखेंगे और प्रश्न में क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, तो प्रश्न में पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति कितना हो, 2.5 लाख रुपए की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्सा के रूप में क्या मिला। तो पिता की यहाँ पे लिखेंगे, पिता की कुल संपत्ति कितना है, पिता की कुल संपत्ति, पिता की कुल संपत्ति कितना है, 2.5 लाख रुपया है। देखिए यहाँ पे शब्दों में 2.5 लाख रुपये लिखे हमने, यहाँ पे अंक में लिखा है, ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2,50,000 को ही 2.5 लाख बोलते हैं, ठीक है। और पिता ने इसमें से संतानों के लिए कितना रुपए रखा है, अपने लिए तो 1 लाख निकाल दिया, तो बचा जो पैसा वह संतानों को बांट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा संतानों में बांटा गया संपत्ति बराबर, इसी में से ये जो 2.5 लाख है इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पिता अपने लिए जो रख रहा है उसको घटा देंगे। तो पिता अपने लिए कितना पैसा रख रहा है, तो पिता अपने लिए 1 लाख रुपए रख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख को इसमें से निकाल देंगे। और बच कितना रहा है, बच रहा है 1.5 लाख रुपए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,50,000। और ये 1.5 लाख रुपए को ही अपने संतानों के बीच बांट रहा है, ठीक है। और संतानों को हिस्सा में कितना मिला है, 1x, 2x, 3x। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो यह इतने के बराबर होगा जी। अरे पिता का कुल संपत्ति है 2.5 लाख रुपया, जिसमें से 1 लाख अपने लिए रख रहा है और 1.5 लाख ही बांट रहा है, तो 1.5 लाख में से ना तीनों को मिलेगा जी। तो तीनों की संपत्ति को जोड़ेंगे तो 1.5 लाख के बराबर होगा, यानी 1x + 2x +
3x बराबर कितना हो गया, बराबर 1.5 लाख रुपए के। ठीक है, अब यहाँ पे यह समीकरण बन चुका है, इसको अब आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करेंगे, यहाँ पे या का चिन्ह देंगे और इन सभी को जोड़ेंगे। तो 3x 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6x बराबर 1.5 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद देखिए यह x के साथ 6 गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर 1.5 लाख बटे 6। और इसको जब आप लोग भाग दीजिएगा, तो यह 25,000 बेर में कट जाएगा। ठीक है, 25,000 बेर में इसको 25,000 बेर में यह कट जाएगा जब आप लोग भाग दीजिएगा। ठीक है, आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा, 25,000 ही आएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 25,000। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का x का मान कितना आ गया, 25,000। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी x के स्थान पर 25 का मान रखेंगे, ये सभी गुना में है x। तो उसके बाद लिखिएगा अतः देखिए कुछ स्टेप हम छोड़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने भाग नहीं दिया, तो ये आप लोग खुद दे दीजिएगा, खुद भाग कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर हम आपको भाग बताने लगेंगे। तो आप लोग भाग तो 5वीं 6ठे क्लास में ही पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने से खुद से कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे इसको कटाइएगा तो 25,000 बेर में ही कटेगा 6 से। ठीक है, उसके आगे देखिए लिखिएगा अतः पहले संतान की हिस्सा बराबर कितना था, 1x, यानी 1 गुने कितना, 25,000। और 1 में 25,000 से गुना कीजिएगा तो यह 25,000 ही होगा, यानी संतान के इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, यहाँ पे 3 ठो ही जीरो रहेगा। ठीक है, आप लोग ऐसे लिखिएगा, पहले 25 लिखिएगा और 25 के बाद 3 ठो जीरो दीजिएगा, तब यह 25,000 होगा। ठीक है, तो पहले संतान का हिस्सा कितना है, 25,000 का। उसके आगे लिखिएगा दूसरे संतान की हिस्सा बराबर 2x, यानी 2 गुने 25,000। और इसको गुना कीजिएगा, 25,000 में 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 50,000 के बराबर। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 50,000 हो गया। तो दूसरे संतान का हिस्सा कितना है, 50,000। उसके बाद लिखिएगा तथा तीसरे संतान की हिस्सा बराबर कितना, 3x, तो 3 गुने x के स्थान पर 25,000। और जब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 75,000। ठीक है, तो तीसरे संतान की संपत्ति कितना का है, 75,000 की है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को प्रश्न में पूछा था कि प्रत्येक संतान को हिस्सा के रूप में क्या मिला, तो पहले संतान को 25,000 मिला, दूसरे संतान को 50,000 मिला और तीसरे संतान को 75,000 मिला। पिता ने बराबर हिस्सा नहीं दिया है संतान को, पता नहीं क्यों नहीं दिया है, लेकिन प्रश्न में ऐसे ही था तो हम लोग निकाल दिए। ठीक है, कि पहले संतान को 25,000 दिया, दूसरे संतान को 50,000 और तीसरे को 75,000, लेकिन पिता को बराबर ही संपत्ति देना चाहिए तीनों संतानों को। ठीक है, तो इस प्रश्न का हल इसी प्रकार से होगा। ठीक है, आप लोग एक बार और इसको पूरा देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो अगला प्रश्न है 8वां नंबर कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे वैसे लगातार गुणज निकालना है जिनका योग 231 हो। देखिए 11 में अगर आप 2 से गुना कर रहे हैं, फिर 11 में आप 3 से गुना कर रहे हैं, फिर 11 में आप 4 से गुना कर रहे हैं, तो क्या है, ये लगातार गुणज है। 11 का लगातार गुणज है। यहाँ पे 22 आएगा, यहाँ पे 33 आएगा, यहाँ पे
44 आएगा। यह 11 के लगातार गुणज है। गुणज का मतलब इसमें एक को बढ़ाकर आप गुना किए हैं। जैसे ए पे 2 से गुना किए हैं तो फिर 3 से गुना किए हैं, 1 बढ़ाया, 2 में 1 बढ़ाया तो 3 आया, फिर 3 में 1 बढ़ाया तो 4 आया। तो यह क्या हुआ, लगातार इसका गुणज हुआ। और इनको जोड़िएगा तो 231 नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हमें जोड़ के भी दिखा दे रहे हैं। जैसे 5 में 2 जोड़िएगा तो 3 में 2 जोड़िएगा तो 5 और 4 9 हो जाएगा। फिर 2 और 3 5 हो गया, फिर 4 9 हो गया, यानी 99 है। इन दोनों को जोड़ें, इन तीनों को जोड़ें तो क्या हुआ, 99 आया। और जबकि यह 11 के लगातार गुणज है। 11 में 2 से गुना करने के बाद इतना आता है, फिर 3 से गुना करने के बाद इतना आता है, 4 से गुना करने के बाद इतना आता है। यह लगातार ही गुणज है, फिर भी 231 नहीं आया। तो उसको कैसे निकालेंगे हम लोग? तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 8वां के हल में लिखेंगे माना कि पहला गुणज बराबर 11 गुने x, ठीक है। देखिए हम लोग को 11 का गुणज निकालना है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग गुणज निकालें, यहाँ पे जो गुणज निकालें ये भी गुणज है, लेकिन 11 का वैसा गुणज निकालना है जिसको आपस में जोड़ा जाए तो 231 है। जैसे कि यहाँ पे हमने 11 के लगातार गुणज निकाला, लेकिन जोड़े तो कितना आया, 99 आया। तो उसको निकालने का तरीका होता है कि आप उस गुणज को x मान लें, ठीक है। x मानकर गुना करें, उसको x मानकर गुना करें, जैसे यहाँ पे हमने कर दिया। उसके बाद फिर लिखेंगे दूसरा गुणज, और दूसरा गुणज इसी में हम लोग 1 को बढ़ा देंगे, x प्लस 1 कर देंगे, तभी ना एक ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे हमने गुना किया, ये भी लगातार ही था, तो 2 में हमने पहले 2 से गुना किया, फिर 2 में 1 बढ़ाकर गुना किया। देखिए यहाँ पे समझिए, 11 में 2 से गुना किए तो 22 आया, फिर 11 में 2 प्लस 1 से गुना किए तो कितना आया, 33 आया। करके भी देख लीजिए, जैसे 11 हो गया और 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में 11 से गुना कीजिएगा 33 नहीं आएगा। फिर 11 में हमने क्या किया, 2 प्लस 2 करके गुना किया, तब जाकर 44 आया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे। दूसरा गुणज निकालने के लिए x है, हमने इसमें 1 से गुना किया तो x में 1 बढ़ाएंगे तभी ना लगातार होगा जी। उसके बाद लिखेंगे तथा तीसरा गुणज बराबर 11 गुने x प्लस 2, ठीक है। और यह क्या हुआ, 11 के लगातार गुणज हुआ और इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 231। तो लिख देंगे जोड़ के। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को लिखना है यहाँ पे प्रश्नानुसार, ठीक है। और फिर प्रश्न में ये कह रहा है ना कि इस 11 के लगातार गुणजों का जब योग किया जा रहा है, योग मतलब जोड़, तो 231 आ रहा है। तो यहाँ पे इन सभी को जोड़ेंगे तो 231 आएगा। दो 231 के बराबर होगा। अब इसको हम लोग हल करना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 11 में 1 से गुना कीजिएगा तो 11x प्लस 11 में 1 से गुना कीजिएगा तो 11x प्लस 11 में 1 से गुना कीजिएगा तो 11 प्लस 11 में 1 से गुना कीजिएगा तो 11x और फिर ये वाला प्लस, फिर 11 में 2 से गुना कीजिएगा तो 22 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 231, ठीक है। और इसको अब हम लोग चर वालों को एक साथ और अचर वालों को एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 11x यहाँ पे है, 11x यहाँ पे है और 11x यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा, 11 11 दूनी 22 से करते हैं 33x प्लस 11 यहाँ पे है और 22 यहाँ पे है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33 बराबर 231। और देखिए यहाँ पे इसको जब हम लोग ढक देंगे तो ये क्या बना, 33x प्लस 33, ये क्या है, बीजीय व्यंजक है।
पार्ट 1 वीडियो में पढ़ाए थे, आप लोग को याद होगा अगर वो वीडियो देखे होंगे तो। और जैसे ही ये बराबर का चिन्ह लगाकर एक संख्या आ गया तो ये क्या हो गया, ये समीकरण बन चुका है। ठीक है, और इसके आगे आप लोग समीकरण का हल कर लीजिए तो x का मान निकल जाएगा। समीकरण का हल करना भी हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ जल्दी से समीकरण को हल करते हैं। समीकरण को हल करने के लिए अचर को इस साइड लाएंगे। ठीक है, सॉरी, हाँ, अचर को इस साइड लाएंगे और चर को इधर रखेंगे। चर क्या है 33x बराबर 231 और इधर यह आएगा तो हो जाएगा 33। ठीक है, और या 33x बराबर जब 231 में से 33 को घटाएंगे तो हो जाएगा 198। ठीक है, और इसके नीचे आप लोग को लिखना है या का चिन्ह देकर, इसके नीचे या का चिन्ह देकर लिखना है कि x इसके साथ गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर 198/33। इसको इसके नीचे लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, और जब भाग दीजिएगा इससे इसमें भाग दीजिएगा तो यह 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी x का मान कितना आया 6 आया। ठीक है, आप लोग इसको भागे इससे करके दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं देंगे, नहीं तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। जो कठिन भाग रहता है हम आपको देकर ही बताते हैं। जैसे ये वाला जो इसके पहले वीडियो में इस प्रश्न को हल करा रहे थे तो यह दशमलव में आ रहा था इसको भाग देने पर, तो यह हम करके बताएं कि नहीं आपको। और यह सिंपल भाग है तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो आप लोग 4-5वें क्लास में ही पढ़ लिए होंगे भाग वगैरह। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिए खुद से यह। और उसके बाद देखिए x का मान निकल गया है तो अब हम लोग x का मान यहाँ पे अब हम लोग भरेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः ये सभी काम इसके नीचे करना है। देखिए, इसको पहले आप लोग को इतना लिखना है यहाँ तक, इसको उठाकर इसके नीचे लिखना है, फिर ये जो लिख रहे हैं उसको भी इसके एक और नीचे लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखना है कि अतः पहला गुणज बराबर 11 गुने 6, ये गुना में ही है। ठीक है, दोनों और गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 66। दूसरा गुणज बराबर 11 गुने x के स्थान पर 6 रहेगा और 1 के स्थान पर 1 ही रहेगा, यानी ये हो जाएगा 11 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 1 7। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 77। फिर तथा तीसरा गुणज 11 गुने x प्लस 2। x का मान कितना है 6 है तो 6 यहाँ पे हम लोग भरेंगे। ठीक है, तो 6 प्लस 2 बराबर 11 में 6 में 2 को जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, यानी 11 गुने 8 बराबर, और गुना कीजिएगा तो 88 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 11 के ये लगातार गुणज है 66, 77 और 88। ठीक है, और यानी और इन तीनों को जोड़िएगा, यानी 66, 77 और 88 को जोड़िएगा तो यह 231 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे हम जोड़ के भी दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे आप लोग जोड़िएगा 66, 77 और 88 को जोड़िएगा तो वह 231 के बराबर ही होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे जोड़िएगा तो 7 7 14 17 के 21 के एक हाथ में 2, और यहाँ पे भी 21 और इधर से हार्सिल 2 इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा 21 और 22 23, 231 हो गया। इन तीनों को जोड़िए तो, और यहाँ पे देखिए ये भी लगातार गुणज था, 2 3 4 से लगातार गुना किए थे, ये भी 6 7 8 से लगातार गुना किए थे, लेकिन इसको जोड़े तो कितना आया 99 और इसको जोड़े तो 231 आया। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग को इतना लिखना है, फिर उसके नीचे इसको लिखना है, फिर x बराबर 6 के नीचे भी इसको लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके आगे के प्रश्न को हल करते हैं, यानी 9वें नंबर प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है,
तो देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फड़ना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे यदि 100 छात्रों के बीच यानी टोटल छात्र कितना है 100 है और कलम दिया गया है 120, तो हम लोग को यहाँ पे बताना है कि विजेताओं की संख्या कितना है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग कैसे हल करेंगे, तो चर मानकर हल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि विजेताओं की जो संख्या है उसको चर मान लेंगे। चर मतलब XYZ। देखिए कैसे हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 9वें के हल में आप लोग को लिखना है, सबसे पहले आपको पूरे प्रश्न को लिख लेना है ब्लैक पेन से। उसके बाद इसके हल में लिखना है माना कि विजेता छात्रों की संख्या बराबर x। देखिए विजेता छात्रों को देखिए विजेता छात्रों की संख्या हम लोग को निकालना था, नहीं पता था तो हम लोग x मान लिए। ठीक है, और विजेता छात्र जब x को हैं और टोटल छात्र कितने हैं 100 को हैं, तो हम लोग को विजेता को छोड़कर यानी शेष छात्रों की संख्या निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे 100 में से x को घटा लेंगे। यहाँ पे समझिए, अगर 50 को छात्र रहते हैं और हमें पता रहता कि 20 को विजेता छात्र हैं, तो शेष छात्र यानी जो विजेता नहीं है उनको निकालना रहता तो कैसे निकालते हैं, तो 50 में से हम 20 को घटाते तो 30 हमें पता चल जाता कि 30 को विजेता नहीं है, वैसे छात्र हैं। तो ठीक उसी प्रकार x को विजेता है और टोटल छात्र 100 को हैं, तो हम लोग 100 में से x को घटाएंगे तो निकल जाएगा कितना विशेष छात्र हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा तथा शेष छात्रों की संख्या बराबर 100 माइनस x। ठीक है, अब ये क्या है, ये शेष छात्रों का संख्या है। उसके बाद लिखिएगा प्रश्नानुसार। और प्रश्न में क्या है कि प्रश्न में है कि जो विजेता है उसको 2 कलम दिया जा रहा है और जो विजेता नहीं है उसको 1 कलम दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम अब लोग निकालेंगे कि विजेता को कितना कलम दिया गया। जैसे ये मान लीजिए ये विजेता छात्र है, ये क्या है, ये छात्र हैं। जैसे एक और छात्र बना दिए, एक और छात्र बना दिए, एक मोटा सा बड़ा सा छात्र है। ठीक है, ये बड़का छात्र है, लेकिन विजेता है तो 2 ही कलम दिया जाएगा, बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो। अगर वो विजेता छात्र है तो उसको 2 कलम दिया गया, यानी इसको 2 कलम, इसको 2 कलम, इसको 2 कलम, इसको 2 कलम। तो टोटल कलम इन दोनों के बीच कितना बटा गया, तो 2 + 2 + 2, 2 2 2 2 2। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 2 3 6 2 चौके 8, यानी ये 4 गो छात्रों के बीच 8 गो कलम दिया गया। और इसको निकालने का एक और तरीका है कि विजेता छात्र को कितना कलम दिया जा रहा है, 2 गो, और यहाँ पे 4 गो छात्र हैं तो 4 से गुना करेंगे तो 8 निकल गया। ये हम उदाहरण दिए हैं। ठीक है, कि 4 गो छात्र हैं, कैसा भी छात्र हो लेकिन विजेता होना चाहिए, मोटा हो बड़ा हो छोटा इससे मतलब नहीं है, विजेता होना चाहिए, तो उसको 2 कलम दिया जाएगा। अगर 4 गो विजेता है तो कितना कलम दिया गया, 8 गो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे विजेता छात्रों की संख्या x गो है, यहाँ पे 4 गो था, यहाँ पे x गो है, तो x के लिए हम लोग निकालेंगे तो 2 गुने x कर देंगे। ठीक है, 2 गुने x कर देंगे, और गुना को ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये भी गुना ही है। और फिर हम लोग को ये जो शेष छात्र हैं जो विजेता नहीं है उनको कितना कलम दिया गया ये निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 1 से गुना कर देंगे। ठीक है,
और टोटल को जोड़ेंगे तो 120 के बराबर होगा, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि इस 100 छात्र के बीच 120 कलम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने x प्लस 1 गुने 100 माइनस x बराबर 120। अगर आप लोग नहीं समझे हुए हैं तो यहाँ पे हम समझाने की फिर से कोशिश करेंगे। देखिए, जो अगर देखिए 100 गो छात्र हैं और एक छात्र को 2 कलम दिया जा रहा है जो जीत गए हैं, विजेता हैं, तो अगर ऐसे हमारे पास अगर 5 गो छात्र रहते हैं, जैसे 4 ही गो छात्र रहते हैं, विजेता छात्र 4 गो रहते हैं और 2 गो कलम दिया जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे इसको कि कितना कलम दिया गया विजेताओं को? तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 100 को छात्र हैं तो 2 में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो यह निकल जाएगा कि विजेता छात्र को कितना कलम दिया गया। ठीक है, तो विजेता छात्र को कितना कलम दिया गया है, 2 गुने x। और ठीक उसी प्रकार शेष छात्र जो विजेता नहीं है यानी हारे हुए हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, कि वो विजेता नहीं हुए हैं यानी हार गए हैं, तो उनको कितना कलम दिया जा रहा है, 1 दिया जा रहा है। ठीक है, तो 1 में हम लोग क्या करेंगे, 100 माइनस 1 से गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो उनको कितना कलम दिया गया, तो 1 गुने 100 माइनस x। ठीक है, और टोटल कलम बांटा गया है 120। ठीक है, तो टोटल कलम को हम इसको कितना कलम मिला, इसको कितना कलम मिला, दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे तो 120 के बराबर होगा, क्योंकि कलम तो 120 को ना दिया गया है। ठीक है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको अब हम लोग हल करेंगे। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 1 में 100 से गुना करेंगे तो 100 और ये माइनस का चिन्ह, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर 120, फिर यह का चिन्ह, और देखिए 2x में से x गो निकल जाएगा तो कितना बचेगा, x गो। ये 2x है और इसमें से x को निकल जाएगा तो 1x बचेगा। 1x लिखिए या फिर x लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों बराबर ही होता है, तो हम लोग केवल x लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 में x से गुना हुआ तो 1x लिखना चाहिए, लेकिन हमने x लिखा क्योंकि दोनों बराबर ही होता है, 1x कहिए या फिर x ही कहिए, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो जब 2x में से x को घटाइएगा तो x हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे 100 हो गया, फिर बराबर 120 हो गया, फिर यह का चिन्ह, और देखिए ये 100 को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस में, x बराबर 120, इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 100, और जब इसको घटाएंगे तो x बराबर कितना आएगा, 100। 120 में से 100 को घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। फिर और जब इसको घटा दीजिएगा तो x का मान 20 ही आ गया, यहाँ पे अब या नहीं रहेगा। और यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना था कि विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, और विजेताओं की संख्या को हम लोग x माने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे अतः विजेता छात्रों की संख्या बराबर, विजेता छात्रों की संख्या कितना है, x हम लोग माने हैं और x का मान कितना आ गया, 20 आ गया, तो 20 रख देंगे बस। और विजेता छात्रों को ही निकालना था। अगर शेष छात्रों को निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 में से x को घटाएंगे, यानी x का मान कितना है, 20, 20 को घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। 80 क्या है, 80 को विजेता छात्र नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको आप लोग को नहीं लिखना है, इतना ही आप लोग को हल में लिखना है। उसके आगे देखिए अगला प्रश्न है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। दोनों का उम्र यहाँ पे वर्तमान उम्र हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि रवि का वर्तमान उम्र को x मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करेंगे, आप लोग प्रश्न को लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं।
लिखिएगा माना कि रवि का वर्तमान उम्र 1 वर्ष। ठीक है, रवि का वर्तमान उम्र हम लोग मान लिए 1 वर्ष। देखिए यहाँ पे रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। ठीक, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। दोनों का उम्र नहीं पता है तो हमने तो रवि का x मान लिया 1 वर्ष, और यहाँ पे यह बात पता है हम लोगों को कि रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। यानी उसके पिता का उम्र, अगर रवि का उम्र 1 वर्ष है तो 3 से इसमें गुना करेंगे और 5 को जोड़ देंगे, यानी 3x + 5 वर्ष उसके पिता का उम्र है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा तथा पिता का वर्तमान उम्र कितना है उनका उम्र, तो इसके तिगुना यानी x में 3 से गुना करना है और 5 वर्ष जोड़ देना है उसमें। और देखिए 5 वर्ष अधिक है तो तिगुना कितना हो जाएगा इसका, तो इसका तिगुना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, इसका तिगुना हो जाएगा 3 गुने x यानी 3x, और 5 वर्ष अधिक तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो 3x + 5 वर्ष इसका उम्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार। और प्रश्न में देखेंगे तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात और समझिए कि अगर आपका उम्र 13 वर्ष है, अभी आपका उम्र 13 वर्ष है, ठीक है, और 5 वर्ष बाद आपका उम्र 13 ही वर्ष रहेगा कि बढ़ेगा जी, बढ़ेगा ना। अभी अगर आप 13 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष बाद कितना वर्ष के हो जाएंगे, तो 13 में ही हम लोग 5 को जोड़ देंगे। ठीक है, और आपके पिता मान लीजिए कि अभी अगर 40 वर्ष के हैं, 40 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष बाद उनका भी उम्र बढ़ेगा जी, 5 वर्ष उम्र 5 वर्ष बाद वह 40 वर्ष के थोड़े ही रहेंगे, उनका भी उम्र तो 5 वर्ष बढ़ेगा ना जी उसमें। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग यानी रवि और उस रवि के पिता का उम्र का योग 47 वर्ष हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि x + 5, रवि का उम्र 5 वर्ष बाद कितना रहेगा, x + 5 वर्ष रहेगा। ठीक है, अभी ना उसका उम्र 1 वर्ष है, रवि का है 1 वर्ष उम्र अभी है, लेकिन 5 वर्ष बाद तो इसमें 5 ऐड होगा ना जी। और उसके पिता का उम्र कितना है, 3x + 5 अभी, और 5 वर्ष बाद फिर 5 वर्ष बढ़ेगा उसका उम्र। जैसे आपका उम्र अभी 13 वर्ष है, 5 वर्ष बाद फिर 5 वर्ष बढ़ेगा। आपके पिता का उम्र 40 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद फिर उसमें भी 5 वर्ष बढ़ेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे 1 वर्ष है तो 5 वर्ष बढ़ेगा 5 वर्ष बाद। फिर इसका उम्र, इसके पिता का उम्र 3x + 5 है तो 5 वर्ष इसमें भी ये बढ़ा, और उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे तो ये 47 वर्ष के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा x + 5 + 3x + 5 + 5, ये वर्तमान उम्र है रवि का और 5 वर्ष बढ़ा है। ये रवि के पिता का इतना वर्तमान उम्र है और 5 वर्ष बाद बढ़ा है। ठीक है, और बराबर 47 वर्ष होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, इसको अब हम लोग जोड़ेंगे, चर को एक साथ और अचर को एक साथ। चर मतलब जिसके साथ x है उसको एक साथ, जिसके साथ x नहीं है उसको एक साथ, यानी x और 3x कितना हो गया, 4x, और 5 5 5 कितना हो गया, 15 बराबर 47। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको अगर ढक लेते हैं तो ये क्या है, ये विजीय व्यंजक है। इसको हटाते हैं तो एक समीकरण बन चुका है, और समीकरण को हल करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, और समीकरण को हल करना हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए 15 को इधर उठा के ले जाएंगे, यानी 4x बराबर 47 - 15, फिर या का चिन्ह, 4x बराबर 47 में से 15 को घटाएंगे तो हो जाएगा 32, फिर या का चिन्ह, और देखिए 4x x के साथ गुना में है, देखिए यहाँ पे 4x है
जिसमें x के साथ 4 गुना में है तो 4 को इधर लेंगे तो भाग में, यानी x बराबर 32/4 हो जाएगा। ठीक, और इसको कटाएंगे और भाग देंगे तो यह 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 से, यानी x बराबर कितना आया, x बराबर हो गया 8। अब हम लोग x का मान इसमें अब हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो इसके नीचे आप लोग को लिखना है अतः रवि का वर्तमान उम्र बराबर कितना होगा, x यहाँ पे रख देना है, यानी 8 वर्ष। रवि का उम्र कितना है, 8 वर्ष। उसके बाद लिखना है तथा पिता का वर्तमान उम्र बराबर कितना हो जाएगा, तो 3x प्लस 3 के स्थान पर अब आप लोग को x का मान रखना है। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, इसको लिखना है यहाँ पे अतः रवि का वर्तमान उम्र बराबर x के स्थान पर अब 8 का मान 8 रखेंगे, क्योंकि x का मान 8 आ गया है, तो लिखेंगे 8 वर्ष। ठीक है, उसके आगे लिखिएगा तथा पिता का वर्तमान उम्र बराबर कितना वर्ष, तो 3 गुने x का मान 8 है तो 8 लिखेंगे और प्लस 5 लिखेंगे। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे यानी 8 3 = 24 और प्लस 5 कितना आया 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, यानी 29 वर्ष। ठीक है, तो जो पिता का उम्र है वह 29 वर्ष है। ठीक है, तो चलिए वीडियो लंबा हो चुका, अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।